नमस्कार, मैं हरिशंकर गुप्ता सीए जयपुर से। इस वर्ष 2022-23 का जो वित्त मंत्री ने अपने माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बजट प्रस्तुत किया, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बजट होता क्या है। बजट बेसिकली जो आगे वाला वित्तीय वर्ष चलेगा उसमें सरकार को खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और किन मदों पे वो पैसे खर्च करेंगी, उसके बारे में एक अनुमान होता है कि किस तरीके से देश के विकास के समग्र विकास के लिए पैसा खर्च किया जाना है या कहाँ पे योजनाओं में धन का आवंटन किया जाना है या कर प्रस्ताव किस हिसाब से लगाने हैं जिससे कि धन का आगमन हो, किन चीज़ों के ऊपर उत्पाद शुल्क लगाना है, किन चीज़ों के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगानी है, किन चीज़ों के ऊपर जीएसटी बढ़ाना है, किन पे कम करना है, क्या देश के नागरिकों के लिए उपयुक्त रहेगा, उन सब पे विचार करके एक साल का एक समग्र दस्तावेज होता है देश की प्रगति के हिसाब से। इस बार का बजट कुछ विशेष है क्योंकि अपने आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अगले 25 सालों के एक दीर्घावधि विकास को ध्यान में रखते हुए एक आधारभूत बजट प्रस्तुत किया है। इसमें अल्पकालीन गोल को नहीं देखते हुए दीर्घकालीन लक्ष्यों को लक्षित किया है, जिससे देश के आम आदमी से खास आदमी तक सभी का विकास को ध्यान में रखा गया है। इसमें कोशिश ये की गई है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर कैसे लोगों को स्वयं प्रेरित करके उनको देश के विकास में भागीदार बनाया जाए, वो खुद आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत को बनाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। इस सोच के साथ माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 4 प्राथमिकता तय की है। पहली प्राथमिकता पीएम गति शक्ति। इसमें देश की मोबिलिटी को देखा गया है कि देश में यातायात आवागमन के साधनों को किस हिसाब से या सड़कों के जाल को किस हिसाब से बनाया जाए, किस हिसाब से उनको त्वरित गति से तैयार किया जाए कि देश के लोगों को मैक्सिमम फायदा मिले। सेकंड, समावेशी विकास का इन्होंने लक्ष्य रखा गया। समावेशी विकास का मतलब हुआ कि देश के प्रत्येक नागरिक को इसका फायदा मिले, देश का प्रत्येक नागरिक देश के विकास में भागीदार बने। तीसरा, देश में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादकता को प्रेरित करने के लिए, देश में उद्योग धंधों को, कल कारखानों को बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। देश के उद्योगपतियों को या बाहर से निवेशकर्ताओं को आकर्षित करना कि देश में ही उद्योग धंधे स्थापित करें, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान की जाए, जिससे कि देश का समग्र विकास हो, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़े। चौथा, निवेश का वित्त पोषण। निवेश का वित्त पोषण बाहर से निवेश को आकर्षित करना और उन पे प्रॉपर रिटर्न मिले उनको, और देश के विकास में उनका योगदान आए। तो इन 4 प्राथमिकताओं को तय करते हुए इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया। अब इनका सेक्टर वाइज अपन एक बार विवरण प्रस्तुत करते हैं। बजट में किसानों की आय को डबल करने का उद्देश्य लेके भी चला गया है। तो इस बार किसानों के लिए बहुत अच्छा कुछ प्रोविजन किए गए। एक तो किसानों को डिजिटलाइज करने की दिशा में पहली बार कदम बढ़ाया है कि किसानों के लिए स्टार्टअप की एक योजना प्रस्तुत की है कि किसान भी अपने पीपीपी मोड पे डिजिटल और हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे उनको। और एक एग्री स्टार्टअप्स का एक नया कॉन्सेप्ट देश में आया है, जिससे देश के दूर दराज के में स्थित किसान अपने स्टार्टअप बना के निवेश को आकर्षित करके अपनी परंपरागत कृषि को एक आधुनिक तरीके से करेंगे और उसमें अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। सेकंड, इस बार गवर्नमेंट ने एमएसपी में भी प्रोविजन को बढ़ाया। 2.37 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है एमएसपी के लिए भी, जिससे कि किसानों की फसल का उनको उचित मूल्य मिले, वो कमीशन एजेंटों के दलदल में नहीं फंसे। उसके अलावा पहली बार सरकार ने गंगा नदी के किनारे और नदियों के किनारे जो उपजाऊ भूमि है उनके डेवलपमेंट के लिए भी सोचा है कि 5 किलोमीटर का एरिया में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे, जिससे केमिकल फ्री
फसलें हमें मिले, देश के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। उसके अलावा ब्रांडिंग के ऊपर भी जोर दे रही है सरकार कि जो कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग होगी उसको भी बढ़ाया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बार कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। हमारे देश के इंटीरियर एरियो में जहां मोबाइल की सुविधा नहीं थी वहां पे पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। इसको ध्यान में रखते हुए भी गवर्नमेंट ने इस बार तय किया कि 200 टीवी चैनलों पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और जो स्टूडेंट्स शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उनकी प्रॉपर एजुकेशन के लिए कोर्स चलाएंगे वहाँ पे 200 चैनल्स पे। तो एक ये विशेष प्रयास किया गया है कि कोरोना काल में जो शिक्षा का नुकसान हुआ, बच्चों को विकास उनका रुका है, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ किया है, ई यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। सभी यूनिवर्सिटीज का जो लर्निंग है उनको डिजिटलाइज करके आपस में इंटरकनेक्ट करना और उसको लोगों तक 200 टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, आम लोगों तक पहुंचाना। जो बच्चे सुदूर एरियो में रुके हुए हैं, जिनको कहीं ज्ञान की पहुंच नहीं थी, मान लो वैसे तो मोबाइल हो गए सब जगह, लेकिन जहां नेट नहीं पहुंच रहा वहां टीवी हर जगह है, तो उनको उन चीज़ों की रीच मिलना अपने आप में बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे लोगों और बच्चों का समग्र विकास होगा। ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास कहा जाएगा इस बजट का कि कोरोना काल में जो नुकसान को भरपाई करने के लिए बहुत अच्छा किया इन्होंने। दूसरा, ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भी आज कौशल मिशन जो चलाया था उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इस बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये होती है कि देश में अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिले। उसके लिए गवर्नमेंट ने मुख्य रूप से एमएसएमई सेक्टर को पकड़ के रखा है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का विकास होगा तो छोटे उद्योग धंधों का विकास होगा। जो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी उद्योग धंधों में एंट्री करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम को 2023 तक का बढ़ा दिया है। कोरोना काल की वजह से जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बढ़ाया। इसमें 50 लाख करोड़ का अतिरिक्त प्रोविजन और किया है, जिससे उद्योगपतियों को टाइम पे लिक्विडिटी मिल सके। उसके अलावा साथ ही इस बजट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो विचारधाराएं चल रही थी, जो लोगों के मन में कुछ भावनाएं आ रही थी या कुछ नासमझी चल रही थी, उसके बारे में भी स्पष्ट किया है। क्रिप्टो करेंसी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी हुई क्या। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी हुई जो एक कोड वर्ड में चलती है, इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग वर्ड हो गया, जो मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र होती है या यूनिट टू यूनिट ट्रांसफ़र होती है, बट ये कहीं भी किसी भी देश में अभी लीगलाइज नहीं हुई। और हमारे इंडिया में भी काफ़ी लोग, काफ़ी क्या करोड़ों की संख्या में लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया था, लेकिन इस बजट में उसको कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आरबीआई खुद एक क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगी वैलिड रूप में, जो सभी पेमेंट्स के लिए मान्य होगी, जैसे अपनी फिजिकल करेंसी होती है उस हिसाब से। साथ ही जिन्होंने अभी क्रिप्टो में निवेश किया हुआ है उनके ऊपर, लाभ के ऊपर जो उनका प्रॉफिट होगा, केवल उसमें से लागत कम करके उसके ऊपर 30% के रेट से टैक्स का प्रोविजन किया गया। 30% की स्लैब स्पेकुलेशन इनकम के ऊपर भी वही स्लैब मानी है, और गवर्नमेंट ने इसको स्पेकुलेशन माना है कि आपका जो क्रिप्टो का आप काम कर रहे हैं वो प्योरली स्पेकुलेशन होएगा, उस पर नॉर्मल टैक्स के हिसाब से रेट नहीं लगेगी। सेकेंड थिंग कि जब भी खरीदोगे बेचोगे उस पर 1% टीडीएस का प्रोविजन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किया है। इसलिए अब सबको बहुत सोच समझ के इसमें क्रिप्टो में काम करना होगा और अपने प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना होगा, और गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आज हमने इस वर्ष के बजट के बारे में जो मुख्य प्रावधान किए थे उसके बारे में बताने का प्रयास किया। अब आगे सेक्टर वाइज क्या क्या अच्छाइयाँ रही, क्या क्या इसमें कमियाँ रही, क्या क्या सुधार की गुंजाइश थी,
वो आगे की सीरीज में हम आपको बताएंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हरिशंकर गुप्ता, फिर आप गुप्ता सीए जयपुर से फिर आपसे मुलाकात करेंगे बजट के अन्य विषयों के बारे में चर्चा करते हुए।